n नंबर ऑफ एटम्स है। हाँ, अगर बॉडी की बात करें तो हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो मेटल होता है n नंबर ऑफ एटम्स है। एटम में जनाब तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और होती है क्या? इन चीजों को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री पार्टिकल। इसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल। और एलिमेंट्री पार्टिकल का फंक्शन क्या होता है कि पार्टिकल बनाएगा, और दुनिया ने उसका नाम क्या दिया? चार्ज। क्या नाम दिया? तो जनाब इनके वजह से, अच्छा ये n नंबर ऑफ एटम है तो यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल स्टेट में बोला जाएगा। तभी ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? न्यूट्रल स्टेट। अगर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन कम है और भैया प्रोटॉन ज्यादा है कोई भी बॉडी में, तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर कोई बॉडी में न्यूट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या कहा जाएगा उसको? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहा जाएगा उसको? और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और भैया प्रोटॉन कम है उसको क्या कहा जाएगा? क्लियर? तो अगर बॉडी में अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे तो बॉडी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहते हैं उसको? हाँ, चलिए तो सामने चलते हैं भैया। इसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल का फंक्शन होता है कि एक पार्टिकल बनाना, और पार्टिकल दो प्रकार के बनाएगा, वो एक पॉजिटिव और एक दूसरा, ठीक है। जो पार्टिकल बनता है उसको दुनिया ने क्या नाम दिया? चार्ज। और चार्ज भी है, एक बना पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बना नेगेटिव चार्ज। अब यहां तक तो आप पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद में अब सामने चलते हैं। चलिए अब यहां से कोई भी चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की बात करेंगे। इफ आई एम कंसीडरिंग ओनली अ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, क्यों? समझना इसको अच्छे से। अब अगर कोई मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है तो ये चार्ज हम लोग ने कहीं रख दिया इसको, ठीक है, कहीं पर भी रखो इसको। अगर आपने चार्ज यहां रख दिया तो ये चार्ज करता क्या है? एंड दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्जेस। कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे हो, चार्ज की दो प्रकारें स्टडी की जाती है, जब चार्ज रुका हुआ है तो, और जब चार्ज चल रहा है तो, ठीक है। इट मींस दैट व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, एक पहली कंडीशन पड़ी जाती है जब चार्ज रेस्ट पे है तो, और दूसरी कंडीशन पड़ी जाती है जब चार्ज मोशन में है तो। बट मोशन में भी एक प्रकार के मोशन हम लोग लेते हैं, उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। जो मोशन हम लोग लेंगे, चार्ज का मोशन अगर हम लोग लेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिया जाएगा। दैट मींस उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रखा जाएगा। That should be a accelerated. The meaning of accelerated, it should be a increasing, yeah, it should be a decreasing. So it's a de-acceleration. It is called as acceleration. अगर if the speed is increasing, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती हुई जा रही है या वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई जा रही है तो हम लोग उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो इसकी चार्ज की दो कंडीशन पड़ी जाती है। पहला, जब चार्ज रुका हुआ है तो, मतलब when the charge is at rest, और जब चार्ज रेस्ट रहेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? जीरो। वेलोसिटी कितनी रहेगी? जीरो। ठीक है। अब जब वेलोसिटी जीरो रहेगी तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है? अच्छा समझना इसको। जब भी चार्ज रुका हुआ होता है तो when the charge is at rest, its velocity is zero, then charges apply the forces in all the possible direction. मेरे वर्डिंग्स को अच्छे समझना। When the charge is at rest, so this charge apply the forces in all the possible direction. All possible direction की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। Not only a x, not only a y, not only a z. It is along the x, along the y, and along the z. It apply the forces in all the possible direction. हर जगह possible direction में उसका फोर्स लगना चालू हो जाएगा। ये फोर्स एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे साउंड की इंटेंसिटी काम करती है। ये फोर्स एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे लाइट की इंटेंसिटी काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप सभी लोग सुन रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा कि जो मैं बोल रहा हूं तो इसको अभी सुनाई दिया और इधर वालों को बाद में सुनाई दिया। नॉट एक्जैक्टली सेम। समझना इसको। जितने समय में ये सुन रहा है उतने ही समय में ये भी सुन रहा है, और उतने ही समय में आप पीछे वाले भी सुन रहे हो, उतने ही समय में इधर वाले भी सुन रहे हैं। अब ये तो बात होगी ये डायरेक्शन, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि जो पीछे में अगर कोई रहेगा, एग्जाम्पल कर रहे हैं, अगर पीछे रहेगा तो वो भी उतने ही समय में सुनेगा, कोई ऊपर रहेगा तो वो भी उतने ही समय में सुनेगा, नीचे रहेगा। Every possible direction this sound is spreading at with respect to time. जितना साउंड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन से ट्रैवल हो रही है एक सेकेंड में, उतने ही 1 सेकेंड में इंटेंसिटी इधर की डायरेक्शन से भी ट्रैवल होगी।
उतना ही इंटेंसिटी इधर की डायरेक्शन से भी ट्रैवल होगी, उतना ही इंटेंसिटी ये इट इज स्प्रेडिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर? एंड दिस इज द चार्ज एंड दिस चार्ज अप्लाई द फोर्सेस इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। सारी पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। एंड व्हेन इट अप्लाई द फोर्सेस इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, तो जब ये फोर्स लगाता है तो फोर्स का जनरेशन पॉइंट होता है और फोर्स का एंडिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई बॉल अगर ले लिया और बॉल को बहुत जोर से फेंक भी दिया तो वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा, चाहे आप कितनी भी शक्ति लगा दो उसमें। आप कितने भी जोर से बोल लो, कितने भी इंटेंसिटी से बोल लो, कितने भी हाई इंटेंसिटी से बोल लो, कहीं ना कहीं आपका साउंड जाके रुक ही जाएगा। आप कितने भी बड़े इंटेंसिटी से, कितने भी बड़े डेसिबल से अगर आप डीजे बजा रहे हो, पूरी दुनिया में नहीं घूमते रहेगा उसका साउंड, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फोर्स आल्सो। तो फोर्स अगर लग रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, तो दिस इज जनरेशन पॉइंट ऑफ द फोर्स एंड दैट इज जनरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फोर्स इज ऑन द चार्ज। दिस चार्ज अप्लाई द फोर्सेस इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये चार्ज करेगा कि अब सारी डायरेक्शन से फोर्स लगाता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अब हमारा बोर्ड एक प्लेन में है, इसलिए हम लोग इसको x और y से डिनोट कर सकते हैं। दिस फोर्स इज आल्सो लाइक दिस, ये भी ऐसा है, ये ऐसा भी है, इससे पीछे भी जा रहा है, इसके उधर ऊपर भी डायरेक्शन से, मतलब यहां से अंदर ऊपर भी। तुम समझ रहे हो? दिस ऑल टुगेदर दिस इज अ इमेजिनेशन। सो यू हैव टू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप सबको इमेजिन करना है हो क्या रहा है। तो सारे फोर्सेस इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इट इज स्प्रेडिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन एंड व्हेन इट इज स्प्रेडिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, सो दिस इज अप्लाइड फोर्स। ये दिस इज अ फोर्स और ये फोर्स का एक रेंज होगा। अगर मान के चलते कि ये रेंज है सभी का, ठीक है। अब ये रेंज का मैं ले लूं लोकस। लोकस जानते हो क्या? लोकस का मतलब ये है सारे पॉइंट को एक साथ जोड़ना। इफ आई एम टेकिंग द लोकस, अब आपको इमेजिन करना, मैं सिंपल सा सवाल पूछूं, दिस इज टोटली इमेजिनेशन। व्हेन इट इज अप्लाई द फोर्सेस इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन एंड व्हेन यू टेक द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, जब आप लोकस लेंगे तो आपको सर्कल मिलेगा कि स्फीयर मिलेगा? सर्कल मिलेगा कि स्फीयर? स्फीयर मिलेगा। सर्कल कैसे मिलेगा? सर्कल तो तभी मिलेगा जब डायरेक्शन एक ही हो, इधर से और इधर से, और इसका निगेटिव और इधर से निगेटिव। समझ में आ रहा है? सो दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y एंड दिस इज प्लस y, दिस इज प्लस x। अगर कुछ चीजें ऐसे ही स्प्रेड हो रही है ये डायमेंशन में, then you get the circle, but this is spreading in all the possible direction. So when you take the locus, so we get the sphere. क्या मिलेगा? Sphere. तो ये जो sphere होता है, ये sphere को कहते हैं sphere of influence। क्या कहते हैं इसको? याद रखना टर्म्स है ना। And this sphere of influence is called as electric field. इसको कहते हैं electric field। नाम सुना था कि? आपने तो सुना, this only a electric field. This is a concept of how the production of electric field. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। When the charge is at rest, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। And when the velocity at zero is displacement is zero, so it is spreading all the force in all the possible direction. और जो फोर्स स्प्रेड करता है, उस फोर्स का एक लोकस आप ले लेंगे, so we get the sphere, and that sphere is called as a sphere of influence, and this total terms is called as electric field. उस चीज को कहते हैं electric field। समझ में आ रहा है? अब ये तो बात होगी तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दूसरा भी नाम सुना ही होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने ये भी एक चीज को अच्छे से मतलब पढ़ा होगा उसको कि भैया जब कंडक्टर में से करंट दौड़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से लेते हैं, ये भी सुना होगा, ठीक है। सो दिस थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हाइल द थर्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जब भी कंडक्टर में से करंट दौड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। और करंट में दौड़ता कौन है? चार्जेस। When there is a flowing of charge, when there is a charge is in motion, अब एक चीज यहां से, अब ये चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब यही चार्ज को आप मोशन में लगा दो, मतलब आप इसमें वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो पर्टिकुलर सेकंड के साथ में। अगर मान के चलो कि एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी v आ गई, मतलब यहां से ये चालू हो गया, अब ये भागेगा कहीं ना कहीं, भागने के लिए उसको मीडियम चाहिए, है ना। तो कोई भी मीडियम में भागेगा। अगर मीडियम में भाग रहा है तो मान के चलो यहां से यहां पहुंचने में उसको 1 सेकंड लग गया। कितना सेकंड? 1 सेकंड। अच्छे समझना इसको, ठीक है।
यहां से यहां आ गया ये, सो दिस इज योर 1 सेकंड। सो 1 सेकंड के लिए मान के चलते वेलोसिटी v आ गई। क्लियर? फॉर द नेक्स्ट सेकंड, सो यहां से यहां फिर से, ये भी फिर से तेरा 1 ही सेकंड है, 1 सेकंड ही है, बट यहां से यहां 2 सेकंड हो गया। अंतर समझना है इसको? इतना तो 1 ही सेकंड है, लेकिन यहां से काउंट करेंगे तो 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है? अब यहां से आगे तेरे पहले वेलोसिटी कितनी थी v, अब आगे मान के चले ट्वाइस v होगी, डबल होगी, है ना? थर्ड सेकंड में चलते थ्राइस v हो जाएगा। ठीक है? तो यहां से यहां फिर से सामने चलो। So again, this is the velocity is thrice v, and this is time is 3 second, and this is for the 1 second for this particular time period. ये टाइम पीरियड के लिए तो यहां से काउंट करा तो 3 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है? बट दिस particular second, this is a 3 thrice velocity. And if this continuous second is increases and velocity is multiplies, yeah, velocity is also increases. So this position, this concept is called as acceleration. इसको कहते हैं हम लोग acceleration। और जैसे ही एक्सेलरेशन पोजीशन में आ गया, मतलब ये फेनोमेनन अगर पॉसिबल हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सिर्फ ट्वाइस v भी हो फिर थ्राइस v, इट शुड बी नेक्स्ट टर्म्स शुड बी ग्रेटर देन दिस। इधर इट इज ट्वाइस v, थ्राइस भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 व्हाटएवर, बट शुड बी इंक्रीजिंग होनी चाहिए। मतलब नेक्स्ट वाली वेलोसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब आप उसकी कितनी भी लो, 4 लो, 5 लो, 10 लो, 1000 लो, कोई मतलब नहीं उससे, बट दैट शुड बी इंक्रीजिंग। ठीक? तो जैसे यहां से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सो दिस टर्म्स इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, एंड दिस चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड पोजीशन, या दिस चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, एंड व्हेन दिस चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, सो इट प्रोड्यूसेस द अनदर फील्ड, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक। जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इट प्रोड्यूसेस द फील्ड, and that field is called as magnetic field. जब चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से ये चार्ज इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी कुछ बनेगी, कुछ ऐसे, क्योंकि चार्ज जा रहा है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज भाग रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक छोटा सा भी कंडक्टर लेंगे, so there is a flowing of n number of charges through it. कोई भी अगर आप कंडक्टर लेंगे और कंडक्टर में से आप करंट पास करेंगे, तो करंट जब पास हो रहा है, सो इट मींस दैट देयर इज अ फ्लोइंग ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। एक चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, 3 चार्ज होगा, ये इसका मतलब ही नहीं बनता। देयर इज अ फ्लोइंग ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस, एंड व्हेन देयर इज अ फ्लोइंग ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज टर्म्स इज कॉल्ड एज करंट। करंट कोई दूसरी चीज नहीं है, करंट एक्चुअली अ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। करंट इज एक्चुअली motion of charges. Current is actually a accelerated motion of charges. And when there is accelerated motion of charges, it produces the magnetic. That's why we call it as current produces magnetic field. Current not produces magnetic field. In current, there is a flowing of charges. Flowing charges produces the magnetic field. That's why we call it as current. Current produces magnetic field. This is a real difference between this. हम लोग बोलते हैं कि भैया when the current is flowing through the conductor, magnetic field is current never produces magnetic field. In current there is a flowing of charges, and flowing of charges, the charges is accelerated position, so that there is acceleration of charge, and acceleration of charge produces magnetic field. And there is a n number of charges, each charge produces its own magnetic field. हर एक चार्ज अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए चलेगा, और ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट मींस दैट कि ये जो n नंबर ऑफ चार्जेस है, ये n नंबर ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा हेवी नॉलेज है तो सोने वाले थोड़ा सा जाग जाइए। चलिए समझ में आ गया? ठीक है, तो जैसे ही करंट दौड़ता है तो क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। बट करंट में रियलिटी में कौन दौड़ता है? चार्ज प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब तो बात होगी कि मैग्नेटिक फील्ड की। भाई अब तो बात मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया आपको कैसे बनती है। तो ऐसे बनेगी मैग्नेटिक करंट के पोजीशन के हिसाब से। तो अगर मान के चल करंट का पोजीशन यहां होगा, है ना, ये तो मान के चलो कंडक्टर है अभी, सो दिस योर कंडक्टर, करंट का पोजीशन ये है, तो यहां ये इसी मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, दिस थंब राइट हैंड रूल के हिसाब से। So this thumb indicate the direction of current, while this cut finger indicate the direction of magnetic field. तो direction of magnetic, ये direction है current का, तो magnetic field कुछ ये direction से बनेगी ऐसे, सामने जाएगा करंट, फिर से magnetic field बनेगी।
सामने आएगा करंट, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस बनती हुई जाएगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगेन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड होती है तो दिस इज व्हाट, ये क्या है, फोर्स है। एंड दिस ये जो लाइन निकालते हैं ना, मैं ये जो हम लोग लाइन निकाल रहा हूं मैं यहां से, सो दिस लाइन, दिस इज अ स्पेशल नेम फॉर दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज field once here, electric field. That's why this line is called as electric line of forces. ये जो हम लोग ये लाइन निकाल रहे हैं, so this is called as electric line of forces. और फिर एक चीज आपने पता नहीं सुनी है नहीं सुनी है कि अदर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं, ओके छोड़िए। These are this line of forces. ये लाइन ऑफ फोर्सेस है, और जैसे ये लाइन ऑफ फोर्सेस है, so that means it apply the forces in all the possible direction. So these are the line of forces. This is the electric field. That's why this line of forces is called as electric line of forces. और इसकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, अभी हम लोग उसके बारे में फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इन रियलिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रियलिटी में कौन होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इन सिमिलर वे मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड में लाइन ऑफ फोर्सेस होगी कुछ ऐसे, ये ऐसे चलते रहेगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लाइन ऑफ फोर्सेस को कहा गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और मैग्नेटिक फील्ड है तो बोला जाएगा उसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस है, लाइन ऑफ फोर्सेस का आप ग्रुप ले लो या बंडल ले लो या इमेजिनरी कंसेप्ट आप उसको कंसीडर करेंगे तो उसको फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा उसको, और मैग्नेटिक है तो इसलिए उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज आ रही है यहां से, सो दिस आर दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो बेसिक चीजें तो यही हमारे काम की कि अभी फिलहाल आपके लिए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में रियलिटी में होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एंड इन मैग्नेटिक फील्ड में होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंबाइंस अगर मैं उनको दोनों को ले लूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसलिए दोनों का डेफिनेशन, इसलिए इसका कंबाइंड डेफिनेशन लिया जाता है, द फोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत शॉर्ट में समझाया मैंने, बहुत शॉर्ट में, ये बहुत शॉर्ट है, ये समझ के चलिए कि बहुत ये सिर्फ हेडलाइन है ये सब चीजों की, इसके में बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, बारे में पढ़ाएंगे हम। फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स व्हिच इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिलेटिव मोशन के वजह से जो फोर्स बनता है उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? What is electromagnetic force? The force which is due to relative motion of electric charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिलेटिव मोशन की वजह से, अब रिलेटिव मोशन की होता है पूरा बहुत, मतलब इसमें बेसिक चीज समझा दी, बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बाद में इसको डिटेल में तो पढ़ना ही है, ठीक। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? द फोर्स व्हिच इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिलेटिव मोशन की वजह से जो फोर्स बनता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? सो दिस इज द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक टर्म्स, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की टर्म्स होगी, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, ठीक है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि पहली कैरेक्टरिस्टिक इज नेवर रिपल्सिव फोर्स, होती है क्या? अबे ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव फोर्स होता है क्या कभी? अबे होता है क्या? नहीं होता ना, तो पहले वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है उसकी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट नेवर रिपल्सिव, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, है ना। लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं इसके साथ में कंपैरिजन के साथ, है ना, तो एक चीज यहां तो ये समझ में आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर रिपल्सिव फोर्स, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और साथ में रिपल्सिव क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर दोनों का पोलैरिटी अगर सेम है, दोनों चार्जेस, तो क्या होगा वहां पे? रिपल्शन। अबे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है ना, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। So this force can be attractive as well as repulsive force. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो गई, ठीक है। In terms of gravitational force, the gravitational force is always attractive. It is never repulsive force. Gravitational force repulsive होता है नहीं,
क्लियर? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स अरे होता है क्या? ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर? ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अभी हम लोग को पता नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता, बट इट स्टिल इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन बोल, F is equals to G m1 m2 divided by r square या d square ले लो, ठीक है? तो इट इज ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, है ना? ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। अगेन इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, नाम सुना कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ नाम सुना है? तो F is equals to, याद है तुम लोग को, K Q1 Q2 divided by r square। दिस इज द अगेन कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगेन सिमिलरली कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो कूलम्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेते हैं, तो दैट इज F is equals to अगेन K, दिस इज Q N Q S divided by r square। अच्छा, NS क्यों लिखा? पोलैरिटी सही, मैग्नेट्स की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, QN QS divided by r square। So this is the Coulomb's law in magnetic field and this is Coulomb's law in electric field। तो फील्ड बताइए अभी, दो फील्ड बोले ना हम लोग ने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इक्वेशन बनती है, सो दिस इज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दिस इज कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब तो दोनों में देख कंपैरेटिवली, दोनों इक्वेशन तेरे को थोड़े सेम नजर आ रहे हो। दिस इज आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहां अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है ना, ये तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? अगेन इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होगा, और भैया साउथ और साउथ के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। सो इट मींस दैट दिस फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव एंड दिस फोर्स कैन बी रिपल्सिव। एंड द सेकंड इज व्हाट? दिस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, दिस आल्सो ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, दिस इज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर? अच्छा, इसको एक्सर्ट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है? नहीं, बट इसको एक्सर्ट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। चार्जेस हवा में नहीं दौड़ते भाई, so it required the intervening medium to exerting the force। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है, ये समझ में आ रहा है? विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी अप्लाइड, मतलब फोर्स अप्लाई हो ही नहीं सकता उसमें। अगर कंडक्टर है ही नहीं तेरे पास, में चार्ज कहां से दौड़े? करंट कहां जाएगा? हवा में थोड़ी ना दौड़ता है करंट। करंट को ट्रैवल होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है ना, अगर मीडियम नहीं तो करंट ट्रैवल होगा क्या? नहीं होगा। सो इट रिक्वायर्ड द मटेरियल मीडियम या इट रिक्वायर्ड द इंटरवेनिंग मीडियम फॉर देयर एक्सर्टिंग द फोर्स। इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है? अबे इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं तो पता चला सॉलिड है तो ही तो बॉडी खींच रही है, लिक्विड में बॉडी खींच नहीं जाती। ऐसा होता तो नदियां बहती ही नहीं, ऊपर ही दौड़ती इधर उधर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दीज आर दिस कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ज्यादा डिटेल में ही जाता, इतना ही रखता हूं इसको, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? तो दो फोर्सेस हमारे कंप्लीट हुए, कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स और कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है? चलिए फटाफट।